वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा है समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, लक्षण। देखिए, समुदाय में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनमें क्या देखभाल होता है, ठीक है, उनका इतिहास लेना, ठीक है, शारीरिक परीक्षण, लक्षण और ठीक है बुखार, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी श्वसन, रक्तचाप। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। जो भर्ती निकल के आई है आपकी एनएम की, ठीक है, 5272 भर्ती, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन आपके पास होगा तो सिलेबस में जाइएगा, 18 नंबर और 19 नंबर पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो टोटल 38 टॉपिक हैं। हम टॉपिक वाइज थियरी क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज थियरी पढ़ रहे हैं, प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आज कुछ हम जो प्रश्न में कुछ बदलाव लाए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है आपके एनएम भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को हम भी थोड़ा फॉलो करते हैं। हो सकता है कि भैया भीड़ ज़्यादा हो, पेपर का लेवल, देखिए लेवल तो वही रहेगा, सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार ही आएंगी, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है। ठीक है, इसलिए वैसे प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है, जहाँ देखिए मैंने आपको बोला आप इस एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका एक नंबर नहीं हटने देंगे भैया, लेवल में कोई बदलाव नहीं करूंगा। ये मत सोचिएगा कि लेवल बहुत हार्ड कर देंगे, सब कुछ आपके एकेडमी में आपने डिप्लोमा किया है, 10th में पढ़ा है, जो भी 9th में पढ़ा है। ठीक है, जो भी चीजें हैं आपके सिलेबस के अनुसार ही लेवल मेंटेन रहेगा, लेकिन तरीका किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर सोच सकता है उससे ज्यादा मैं सोच के बैठा हूँ। ठीक है, मैं सोच के बैठा हूँ कि ये प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है, ऐसे पूछ सकता है, उस तरीके से मैं अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, अभी आज का वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा किस तरीके से आपको आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, जो आपने 2000, ठीक है, और देख लेना ऐसे प्रश्न है जो अभी आज की वीडियो में होने वाला है। ठीक है, थियरी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न जो करवा रहे हैं, जो आप 4000 का कोर्स लिए हो, ठीक है, 4000 का किसी का भी कोर्स लिए हो, अगर ऐसे प्रश्न उन्होंने करवाया होगा, लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल डिफिकल्ट करवा दिया होगा, बहुत हार्ड लेवल, बहुत डीप में भी करवा दिया होगा, लेकिन मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेवल मेंटेन ही किया हूँ। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, एकेडमी में पढ़ा है, वही लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, जो आपकी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है वही लेवल, लेकिन तरीका यहाँ पे आपको बदलने वाला है। ठीक है, प्रश्न का तरीका बदलने वाला है। ठीक है, तो एग्जामिनर भी ऐसा प्रश्न बनाने से घबराएगा कि भैया हम प्रश्न बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट तो पढ़ के बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये देखिए इस पार्ट 2 है। ठीक है, ये टॉपिक जो चल रहा है अपना 18 नंबर 19 नंबर, इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो भैया पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पार्ट 1 में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, पार्ट 1 देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के बाद ये आपका 18 नंबर और 19 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, और ये वीडियो नंबर जो अपना क्लास चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास, ये वीडियो नंबर 22 है। ठीक है, वीडियो नंबर 22 से 19 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बचेंगे, इसके बाद 19 टॉपिक और बचेंगे। ठीक है, लगभग आधा, ठीक है, लगभग आधा सिलेबस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकूंगा। ठीक है, 22 वीडियो में। ठीक है, 38 टॉपिक में से आज की वीडियो में आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, 19 टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप 50 नंबर का, 100 नंबर में से 50 नंबर का स्कोर कर लेंगे। अभी अगर आपका पेपर हो जाएगा आज के डेट में तो 50 नंबर आसानी से बना लेंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद, ये 22 वीडियो देखने के बाद ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो भैया 2000 वाली क्लास फ्री में दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू को समझे, इस कंटेंट, इस मेहनत की वैल्यू को समझे और अपना 100% एफर्ट लगा दिया करें। मुझे कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। ठीक है, और लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे आप, ठीक है, एडवर्टाइज से परेशान हो जाते होंगे, ऐड ही आता होगा, लेकिन हमारे पे ऐड नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि चैनल को मोनेटाइज ही नहीं किया गया है, वीडियो को मोनेटाइजेशन ही नहीं दिया गया है, तो ऐड कहाँ से आएगा। हाँ, वो 1-2 ऐड आ जाते होंगे, अलग की बात है, यूट्यूब भेज ही देता होगा। ठीक है, 1-2 ऐड, ठीक है।
मुझे आपके भविष्य की चिंता रहती है, मुझे आपके समय की चिंता रहती है, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल से जॉब करने वाली बहन लोग जुड़ी हैं, संविदा पे जो काम कर रही हैं, ऑलरेडी उनके पास समय का अभाव रहता है, ठीक है। ऐसी बहन लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, जॉब भी कर रही हैं और घर का घरेलू काम, ठीक है, प्लस जॉब का काम, ये सारी समस्याएं रहती है, तो उनके पास ऑलरेडी समय का अभाव रहता है, तो उन सभी बहनों की समस्याओं को मैं समझता हूँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए किस लिए बोलता हूँ, क्योंकि भैया इसी से मोटिवेशन मिलता है कि सच में अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पसंद आता है कि हाँ सर वीडियो सही है, क्वालिटी सही है, कंटेंट में दम है, तो आप लाइक कर सकते हैं। कंजूसी ना किया करें भैया, कंजूसी क्यों करते हैं। ये पार्ट 1 में हमने नॉर्मल फीवर के बारे में सब कुछ पढ़ा, फीवर के प्रकार हमने देखा। अब यहाँ पे डीप में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डीप में चलेंगे कि जैसे मलेरिया, पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मलेरिया, मलेरिया के बारे में क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। जैसे मलेरिया का इंट्रोडक्शन देना होगा तो क्या करेंगे। मलेरिया एक क्या है भैया, संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से होता है, ठीक है। यह संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी जुलाई से नवंबर माह के बीच अधिक प्रचलित होती है, क्योंकि यह मच्छरों के प्रजनन का समय होता है। ऑलरेडी हम देखिए ये सभी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा भी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे हो, कंटिन्यू बना रहे, स्किप ना हो 1% का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से होता है और ये कौन सा रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक है। और कौन से मच्छर से भैया, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और ये तो जुलाई नवंबर माह के बीच अधिक प्रचलित होता है, ठीक है, सभी को पता है, ये तो नॉर्मल बीमारी है, ठीक है। एज एनम आपको ये जानना भी पड़ेगा, ठीक है। आप जा रहे हो अपनी कम्युनिटी, देखिए आप अपने कम्युनिटी में जा रहे हो, समुदाय में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये जानकारी आपको पता रहेगी, ठीक है, कि भैया मलेरिया जुलाई से स्टार्ट होता है, नवंबर माह के बीच तक ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जागरूक कर पाओगे ना लोगों को, जुलाई के महीने में ही जागरूक करना स्टार्ट कर दोगे कि मलेरिया अब समय आ गया है, आपको मच्छर से बचना होगा, आपको ये सारी चीजें करनी होगी, आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना होगा, हर एक चीज आसपास के पानी जमा नहीं होने देना है। ये जानकारी दे पाओगे ना, लोगों को बता पाओगे ना, इसलिए मैं ये पॉइंट नोट किया हूँ, ठीक है। जुलाई से नवंबर माह के बीच अधिक प्रचलित होती है, ठीक है। देखिए इसके लक्षण क्या है, मलेरिया के लक्षण में देखेंगे, लक्षण में देखेंगे भैया, अगर मलेरिया का लक्षण देखना होगा, ठीक है, तो जैसे कोई आया है, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ऐसा इनम आप कैसे पहचानेंगे कि इनको मलेरिया हुआ है। तो उल्टी जैसा उनको अनुभव होगा, ठीक है, थकान, बदन में दर्द, ठंड लगना, कपकपनी, छूटना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना आना, ये सभी मलेरिया के लक्षण है। प्रश्न बन जाएगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मलेरिया का लक्षण नहीं है। 3 ऑप्शन तो ऐसा रहेगा, ये 3 सारे पॉइंट याद रहेंगे तो आप बना लोगे। 3 पॉइंट तो ऐसे रहेंगे जो था होगा, 1 पॉइंट अलग रहेगा, ठीक है, उसी को गलत करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो भैया रोगी की रक्त जांच कराना, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाना, ठीक है, डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का सेवन, ठीक है, जो आपका एक कॉमन दवा है जैसे क्लोरोक्विन, ठीक है, तो इतना ही आपको करना है, ठीक है। बाकी आपको खुद डॉक्टर नहीं करना होता है, एज एज ए स्टाफ नर्स, एज अ जो भी चीजें हैं, ठीक है, इतना ही करना होता है, डॉक्टर ही डॉक्टर करता है, ठीक है। आपका जो काम है आप वो करेंगे, ठीक है। अब बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे कि भैया मच्छरदानी लगाकर सोना है आपको, ठीक है, अपने समुदाय के लोगों को भैया बताना पड़ेगा ना, मच्छरदानी लगाकर सोना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, ठीक है, घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, जिससे बचाव किया जा सकता है। इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो बचाव हो सकता है मलेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दूसरे आपको हेडिंग डालना है टाइफाइड के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इसका परिचय आप कैसे करेंगे। ये टाइफाइड जिसे आंत ज्वर, ठीक है, आंत का बुखार भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है, साल्मोनेला, ठीक है, टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। आंत ज्वर, ठीक है, आंत ज्वर का समय पर इलाज ना होने पर घातक हो सकता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, ठीक है, अब देखिए टाइफाइड के लक्षण क्या है, ठीक है। टाइफाइड हमारा टॉपिक ही है भैया लक्षण, साइन एंड सिम्टम, ठीक है।
हमारा ये टॉपिक है, तो हर एक बीमारी के सिम्टम हमको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तेज बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द, मल में खून आना, त्वचा पर गुलाबी रंग के चकत्ते हैं, ठीक है। इलाज, इलाज भैया इलाज में क्या है, ठीक है, डॉक्टरी नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं सब डॉक्टर के अनुसार से यहाँ पे लिख दिया है, डॉक्टर से परामर्श लेना, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे जिथ्रोमाइसिन हुआ, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हुआ, ये सारी एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। और हल्का भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन, ठीक है। बचाव में क्या करेंगे, टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण एज एनम होना, टीकाकरण करोगे आप, टाइफाइड का टीका लगता है, ठीक है। उबला हुआ पानी पीने के लिए बोलेंगे, ठीक है, उबला हुआ पानी पीने के लिए बोलेंगे, जो भी है रोगी है उसको बोलेंगे कि भैया उबला हुआ पानी पीने पिए, ठीक है। स्वच्छ और अच्छे से पका हुआ भोजन करना होगा, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए बुखार में रोगी की देखभाल, ठीक है, बुखार में रोगी की देखभाल, ठीक है। बुखार में रोगी का देखभाल में पहले पॉइंट पे देखिए ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा मेंशन कर रखा है भैया बुखार, ठीक है। लास्ट टाइम प्रश्न बना था, इस टाइम भी बनेगा, सीधा लिख रखा है बुखार, फीवर, ठीक है। तो बुखार के बारे में एक भी चीज हमको छोड़ना नहीं है। देखिए तापमान नियंत्रण, तापमान पहले क्या करेंगे, तापमान नियंत्रण कैसे करेंगे, पंखे की ठंडी हवा का उपयोग करके, रोगी को ठंडे पानी या आइस बैग से सिकाई देना, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो, ठीक है। अब भैया 104 है, 103 है टेम्परेचर है, तो भैया रोगी को ठंडे हवा में, ठीक है, ठंडे हवा में, पंखे की ठंडे हवा में, अब ज्यादा हवा नहीं, उससे भी निमोनिया हो सकता है, ठीक है। ज्यादा हवा ठंडा रहेगा तो उससे भी हाँ रहना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पंखे की हवा, ठीक है, पंखे की हवा, ये नहीं कि कूलर ही चला, एसी ही चला चालू कर दीजिए तो उससे और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। पंखे की ठंडी हवा का उपयोग करना है, ठीक है। रोगी को ठंडे पानी या आइस बैग से सिकाई देना है, ठीक है। रोगी को शीतल पेय पदार्थ देना है, रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना है, क्लियर। देखिए पोषण आवश्यकताएं, किसमें पोषण की आवश्यकताएं किसमें रहती है भैया, बुखार में, बुखार की बात है, ठीक है, ध्यान देना है। बुखार में पोषण की आवश्यकताएं क्या रहती हैं, हल्का और सुपाच्य भोजन देना होता है बुखार में, ठीक है। तरल पदार्थ जैसे सूप, जूस, पानी अधिक मात्रा में देना होता है, ठीक है। लोग नारियल पानी देते हैं किस लिए, इसीलिए देते हैं, ठीक है। उच्च कैलोरी युक्त भोजन देना ताकि शरीर की ऊर्जा बनाए रखनी, बोलते हैं ना दाल पिया करें, दाल में कैलोरी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। देखिए आराम और नींद की भी जरूरी होती है, ठीक है। रोगी को शांत वातावरण में आराम देना, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनाना, रोगी की स्थिति बदलते रहना ताकि सैया घाव ना, टाइफाइड है, एडमिट है इंसान, ठीक है, एक ही करवट रहेगा तो भैया विभिन्न प्रकार के घाव हो सकते हैं, ठीक है। तो चीजें होती है उसकी पोजीशन को बदलना होता है। व्यक्तिगत सफाई, किसमें किसमें व्यक्तिगत सफाई, बुखार के टाइम, ठीक है, चाहे मलेरिया हो चाहे टाइफाइड हो, उसमें क्या व्यक्तिगत सफाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में देखें, देखिए क्या है, मुंह और ओठों की देखभाल करना, फटे ओठों पर चिकनाई लगाना, रोगी को रोजाना साफ पानी से स्नान कराना, ठीक है, रोजाना साफ पानी से स्नान कराना। सुरक्षा उपाय क्या है भैया, तेज बुखार में रोगी को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी असमान लक्षण डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, रोगी को रोजाना साफ पानी से स्नान कराना। इस आप जो पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुनगुना पानी करके, ठीक है। गुनगुने पानी से स्नान नहीं करवा सकते हैं तो भैया जरूरी चीजें जो होती हैं हाथ पैर, ठीक है, यहाँ पे पोछा भी लगाना, लेकिन शरीर की सफाई जरूरी होती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बुखार में, ठीक है, बुखार में अब देखिए सुरक्षा उपाय, ठीक है, रोगी का निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करते रहना है, ठीक है। नियमित रूप से तापमान, जैसे तापमान का, ठीक है, नब्ज का, ठीक है, श्वसन की जांच करना होता है। यदि किसी प्रकार की असमानताएं हो तो डॉक्टर को सूचित करें, ठीक है, ये चीजें होता है। अब देखिए प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, जो मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा था यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखिए मैं ऐसा प्रश्न क्यों सेट किया हूँ, क्योंकि मुझे बीटीएससी एनएम में ऐसे कई सारे प्रश्न दिखाई दिए थे, ठीक है। बीटीएससी एनएम का हुआ था 2 दिन 3 दिन पेपर हुआ था, 2 दिन या 3 दिन पेपर हुआ था शायद, तो 2-2 शिफ्ट में हुआ था, तो मुझे कई शिफ्ट में ऐसे प्रश्न दिखाई दिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट आपने थियरी से क्लियर किया, अब देखते हैं आप यहाँ पे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आपके पास स्टेटमेंट दिया है और 2 कंक्लूजन दिया है, इस स्टेटमेंट को देखना है और इस कंक्लूजन को देखना है, बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। देखिए
नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन में। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमने दे दिया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने दे दिया। अब कंक्लूजन दे दिया है, मलेरिया केवल मच्छरों के काटने से फैल सकता है। दूसरा कंक्लूजन दे दिया है कि मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम परजीवी का संक्रमण है। अब आपको बताना है कि केवल कंक्लूजन एक सही है या फिर केवल दो सही है या फिर दोनों कंक्लूजन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। स्टेटमेंट है कि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब यहाँ पे लिखा है पहला कंक्लूजन, मलेरिया केवल मच्छरों के काटने से फैल सकता है या फिर मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम परजीवी का संक्रमण है। अब आइए ऑप्शंस देखिए। अब देखिए ऑप्शंस यहाँ पे, अब देखिए ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या है भैया? पहला ऑप्शन है क्या? ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखिए, आपको केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर सी वाला ऑप्शन है एक और दोनों सही है, या फिर डी दोनों में से कोई नहीं सही है। देखिए बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? मैंने एक चीज बताया था, कॉमन चीज हर एक वीडियो में बताता हूँ, जिस जगह पे आपको केवल दिख जाए, ठीक है, वो हमेशा निगेटिविटी की बात करता है, वो हमेशा गलत ही प्रश्न को कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले कंक्लूजन में केवल लिखा है तो केवल एक सही है, ऐसा कहना नहीं है भैया। मलेरिया केवल मच्छरों के काटने से फैल सकता है? नहीं भैया, मलेरिया दूषित पानी से भी फैलता है, ठीक है, दूषित पानी से भी फैल सकता है। जरूरी नहीं है कि मच्छर ही काटेगा तभी मलेरिया फैलेगा। मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम, हाँ जी हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम ऊपर हमने थियरी में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? केवल दो सही है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दो। व्याख्या भी दिया है भैया, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। उत्तर केवल दो सही है। देखा आपने, ऐसे प्रश्न मैं आपको अब करवाऊंगा, ठीक है। अब आपने अब देख लेना, ठीक है। 4000 का जो कोर्स आप खरीद के बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनका प्रश्न मिला लेना, हमारा प्रश्न मिला लेना। अब तैयारी आपको ऐसे ही होगी। मैं आपको रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझाने की कोशिश करूंगा। रटाया हुआ चीज आप भूल सकते हैं, जो समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए व्याख्या में क्या है? मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन मलेरिया केवल मच्छरों से ही फैल सकता है कहना सही नहीं है, क्योंकि प्लाज्मोडियम का संक्रमण अन्य माध्यमों से दुर्लभ स्थितियों में संभव हो सकता है। क्लियर? प्रश्न नंबर सेकंड बनाना है भैया। देखिए सिलेक्शन लेना है तो सुरत कौर मेडिकल यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ही पड़ेगा भैया, और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी तैयारी के साथ साथ ऐसे गाइडेंस दिया जाता है कि भैया कोई नहीं दे सकता यार, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट दिया है सेकंड में, सेकंड प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है क्या? टाइफाइड दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। हमने स्टेटमेंट दे दिया है और दो कंक्लूजन दे दिया है, वो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। स्वच्छ पानी का उपयोग टाइफाइड से बचाव का एक उपाय है। टाइफाइड का मुख्य कारण बैक्टीरिया न कि वायरस है। अब बताइए कौन सा सही है? टाइफाइड दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। यहाँ पे पहला दिया है कि स्वच्छ पानी का उपयोग टाइफाइड से बचाव का एक उपाय है, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन है टाइफाइड का मुख्य कारण बैक्टीरिया है ना कि वायरस। तो इसका करेक्ट देखिए ऑप्शन देखिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है भैया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है। सी वाला ऑप्शन दिया है कि एक और दोनों सही है, और डी वाला है कि दोनों में से कोई नहीं सही है। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला कंक्लूजन क्या है? स्वच्छ पानी का उपयोग टाइफाइड से बचाव का एक उपाय है। जी हाँ सही है, सही है, ठीक है। पहला वाला तो सही है कंक्लूजन, ठीक है। अगर हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो टाइफाइड का बचाव हो सकता है, ठीक है, बचाव का उपाय है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। अब टाइफाइड का मुख्य कारण बैक्टीरिया है ना कि वायरस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अब एक और दो दोनों ही बैक्टीरिया है, ठीक है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन सही है, दोनों सही बात बोली गई है, ठीक है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों सही है।
व्याख्या टाइफाइड, टाइफाइड को जो बैक्टीरिया का नाम है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये दूषित पानी और भोजन के बचाव के लिए स्वच्छता एक उपाय है। व्याख्या आप करते जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, वही फिर रिपीटेड है, सेकंड रिपीटेड है। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड बोला जा रहा है क्या, प्रश्न नंबर थर्ड बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट दे दिया गया है बुखार में रोगी को सुपाच्य और हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। कंसेप्ट मैं बार बार बोलता हूँ, थियरी पढ़े रहेंगे तो प्रश्न कहीं से बना दे यार, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। कैसे भी बना दे, कितना भी तरीका बदल दे, कितना भी वहाँ पे एग्जामिनर अपनी शक्ति बुद्धि लगा ले, आप बना के चले आओगे अगर आपने थियरी पढ़ा है तो, ठीक है। एमसीक्यू रटने से नहीं होगा, चाहे आप 1000 एमसीक्यू रट लो, 2-3 हजार रट लो, ठीक है, नहीं उखाड़ पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न को नहीं बना पाएंगे जब तक कंसेप्ट, जब तक थियरी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न स्टेटमेंट दिया है क्या, प्रश्न में स्टेटमेंट दिया है कि बुखार में रोगी को सुपाच्य और हल्का भोजन दिया जाना चाहिए, और कंक्लूजन दो दिया है। पहला कि बुखार में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, और दूसरा कि तला भुना और मसालेदार भोजन बुखार में निषिद्ध है। तो बताइए कौन सा सही है, पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या फिर केवल एक सही है, या फिर दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है, बुखार में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, तला भुना मसालेदार भोजन बुखार में निषिद्ध है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी वाला ऑप्शन है कि एक और दोनों सही है, और डी वाला है दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और दोनों सही है भैया। टाइफाइड में क्या रहता है, टाइफाइड में तला भुना और मसालेदार भोजन बुखार में निषेध रहता है, ठीक है। चाहे टाइफाइड बुखार हो, चाहे आपका मलेरिया हो, ठीक है। यहाँ पे मसालेदार भोजन नहीं बोला जाता है, सादी दाल बोलते हैं, फाइबर वाली चीजें खाने को, सलाद वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठंडा भी चीज नहीं बोलते हैं कि ठंडा ही चीज खाओ, आप ठंडा भी मना रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया है, बुखार में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है जिससे हल्का सुपाच्य भोजन रोगी के लिए उचित रहता है, तला भुना भोजन शरीर पर अतिरिक्त प्रभाव डाल सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है क्या भैया, प्रश्न नंबर 4 स्टेटमेंट है बुखार के रोगी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए कंक्लूजन दो दिया है, तेज बुखार में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। किस बेस पे ये बोल रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है क्यों बुखार के रोगी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कंक्लूजन निकालना है कि हाँ क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुखार में अब इमरजेंसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, बुखार में आपातकालीन स्थिति हो सकती है। क्या पता भैया अकेला छोड़ आपके चले जाओ, बुखार 104 105 हो जाए, फिर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाए कि इंसान की नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर दे, ठीक है। दिमाग नशे पे ही प्रभाव, देखिए नशे, दिमाग की नशे पे ज्यादा ये फीवर ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जो दिमाग की नसें रहती हैं, जो तंत्रिका तंत्र रहती है, ठीक है, इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती है ये टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से तो रोगी की दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, रोगी कोमा में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीजें है, तो अकेला छोड़ के तो जाना नहीं है, ये बात तो सही है, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन दिया है कि रोगी की सुरक्षा के लिए उसे अकेला ना छोड़ना एक महत्वपूर्ण उपाय है, रोगी की सुरक्षा के लिए उसे अकेला ना छोड़ना एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है, यहाँ पे दिए एक सही है, या फिर दो सही है, दोनों सही है। तो भैया ये दोनों सही है, ठीक है, सही बात दोनों है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखना है, मच्छरदानी का उपयोग मलेरिया से बचाव का एक प्रभावी तरीका है। स्टेटमेंट दे दिया गया है कि मच्छरदानी का उपयोग मलेरिया से बचाव का एक प्रभावी तरीका है। अब कंक्लूजन दो दिया है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है इसलिए उनका काटना रोकना महत्वपूर्ण है, मच्छरदानी मच्छरों के काटने से बचाव का एक प्रभावी उपाय है। तो बताइए कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं भैया, कौन कौन से, केवल एक, ऑप्शन ए नंबर केवल ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक और दोनों सही है, या फिर डी दोनों में से कोई सही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एक और दोनों सही है। व्याख्या पढ़ सकते हो, ठीक है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है और मच्छरदानी मच्छर के काटने से बचाव के लिए एक प्रभावी तरीका है, यह उपाय बीमारी के प्रसार को
रोकने में सहायक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट है आपका? टाइफाइड में टीकाकरण बचाव का एक प्रमुख तरीका है। टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। टाइफाइड वैक्सीन रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। बताइए कौन सा सही है? दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, या फिर केवल दो सही है, या फिर सी एक और दोनों सही है, या फिर डी दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है भैया। टीकाकरण जो होता है, ठीक है, टीकाकरण जो करते हो आप एज एनएम अभी कर रहे हो ना, ड्यूटी कर रहे हो ना एनएचएम 17,000 में, तो टीकाकरण क्या से क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाता है। टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और टाइफाइड वैक्सीन रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 वही रिपीटेड है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? बुखार में रोगी को ठंडे पानी और आइस बैग से ठंडक दी जाती है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट बोल दिया गया है कि बुखार में रोगी को ठंडे पानी और आइस बैग से ठंडक दी जाती है। अब कंक्लूजन क्या दिया है कि बुखार का प्रबंधन शरीर का तापमान कम करने पर केंद्रित होता है। दूसरा कंक्लूजन है शरीर का तापमान नियंत्रित करना रोगी की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताइए दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। बुखार का प्रबंधन शरीर का तापमान कम करने पर केंद्रित होता है, ठीक है, और दूसरा शरीर का तापमान नियंत्रित करना रोगी की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समान शोषण समस्याएं, ठीक है, समान शोषण समस्याएं। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए श्वसन संक्रमण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऊपरी श्वसन पथ में संक्रमण, दूसरा निचली श्वसन पथ में संक्रमण। देखिए ऊपरी में क्या बात है भैया? ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण में क्या रहता है? जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम हुआ, तो सामान्य सर्दी जुकाम में क्या रहता है? जो ऊपरी श्वसन पथ होती है वो संक्रमित हो जाती है, ठीक है। और ये सारे हैं पॉइंट आपको ध्यान देना है, 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किससे कौन सा पथ संक्रमित हो जाता है, किससे कौन सा श्वसन पथ संक्रमित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, ठीक है, टांसिलाइटिस, ये सारे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब निचली श्वसन पथ के संक्रमण में क्या है? निचली श्वसन पथ के संक्रमण में अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये कहाँ छूट गया? अच्छा निचली श्वसन पथ, ये देखिए, हाँ, निचली श्वसन पथ के संक्रमण में क्या आ जाएगा? अस्थमा आ जाएगा, ठीक है। अस्थमा से निचली श्वसन पथ संक्रमित हो जाती है। ब्रोंकाइटिस से निचली श्वसन पथ संक्रमित हो जाती है। निमोनिया से निचली श्वसन पथ संक्रमित हो जाती है, ठीक है। सीओपीडी से निचली श्वसन पथ संक्रमित हो जाती है। टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से निचली श्वसन पथ संक्रमित हो जाती है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब कॉमन कोल्ड, इसके बारे में आपको जानना होगा। सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड के बारे में इसकी डिफिनेशन क्या है? अगर आपको बोला जाएगा कि इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है, सामान्य सर्दी जुकाम को डिफाइन कीजिए, ठीक है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो सामान्य सर्दी जुकाम एक श्वसन नली की सामान्य बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? वायरस के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। काजेस के बारे में देखना है, कारण क्या है? वायरस के प्रवेश से होता है और इसके चिन्ह एवं लक्षण में आपको देखना है चिन्ह एवं लक्षण क्या है, चिन्ह एवं लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ठीक है। नाक और गले के पिछले भाग में जलन, नाक से पानी आना, सिर दर्द, कमजोरी, ठीक है, ये सारे सिम्टम है, ठीक है। उपचार के बारे में देखेंगे, इसका क्या है उपचार भैया? ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, ठीक है, और दर्द के लिए एस्प्रिन देना, पूरा आराम करना, ठीक है, और लक्षणों के अनुसार इलाज करना, जो सिम्टम है उसी के अनुसार इलाज करना। कभी कोई कॉमन कोल्ड में देखते हैं टेम्परेचर भी आ जाता है, तो टेम्परेचर के लिए पैरासीटामोल देना पड़ेगा, ठीक है। दर्द हो रहा है तो भैया एस्प्रिन।
देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य किसमें किसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एज ए एनएम, ठीक है। एज ए एनएम आपका कार्य क्या रहेगा? मान लीजिए समुदाय में कॉमन कोल्ड से पीड़ित व्यक्ति आ गया है, ठीक है। तो एज ए एनएम आपका क्या कार्य है? व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोकना। उसको पहले बोलना है कि भैया एलर्जी से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और ये संक्रामक हैं, तो भैया भीड़ भाड़ वाले व्यक्ति में भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाना, ठीक है, इलाके में मत जाना। नहीं तो आपको तो ऑलरेडी हुआ ही है कॉमन कोल्ड, किसी और को दे के चले आओगे आप, ठीक है। तो अन्य लोगों के संपर्क से रोकना, दवाइयों को सही समय पर लेने के लिए कहना, परिवार वालों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है। बिस्तर पर पूरा आराम करने के लिए प्रेरित करना कि भैया 2-3 दिन है, आराम कर लो, ठीक है। कॉमन कोल्ड कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, ठीक है। 2-3 दिन आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। रोगी को धीरज बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए एक दम घुटना, जितनी भी बीमारियां हैं सारे के सिम्टम को हमको देखना है, ठीक है, उनका देखभाल करना है। तो उन सभी को, बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसी चीज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। दमा देखिए, दम घुटना, इसका परिभाषा क्या है? दम घुटना श्वसन प्रणाली में बाधा के कारण होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। काजेस क्या है? कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पानी में डूबना, श्वसन नली में अवरोध, ठीक है, ये सारे काजेस हैं। और सिम्टम की बात करें भैया, सांस ना ले पाना, ठीक है, सांस ना ले पाना, हाफना। और इसका उपचार क्या है भैया? इसका उपचार क्या है भैया? श्वसन नली को साफ करना, ऑक्सीजन देना, प्रत्येक कारण का उपचार करना, ठीक है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य क्या है? ठीक है, दम घुट रहा है किसी व्यक्ति का आपके समुदाय पे, आपके सेंटर पे, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं आप एक सीएससी पे हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, आपके पास आता है कि भैया आपने पढ़ाई किया है, आप नर्स हो, ठीक है, आप एनएम हो, ठीक है, और वो अपनी समस्या बताया कि हमें दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है हमारा। तो एज एनएम आपका कार्य क्या रहेगा? ठीक है, एज एनएम आप तुरंत कृत्रिम श्वास देना, ठीक है, रोगी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना, ठीक है। अगर आपके सीएससी पे नहीं वो उपलब्ध है तो आप रेफर कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। और रोगी को गर्म और चीनी युक्त पदार्थ देना और स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये सारे कार्य हैं, ठीक है, एज एनएम आपका। अब देखिए टांसिलाइटिस, ठीक है, टांसिलाइटिस के बारे में देखना है। टांसिलाइटिस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? ठीक है, टांसिल में सूक्ष्म जीवों से होने वाला संक्रमण को टांसिलाइटिस कहते हैं। काजेस क्या है भैया? इसका काजेस आपको देखना है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, धूल और धुआं, ठीक है, ये सारे काजेस हैं। और इसके सिम्टम क्या है भैया? ठीक है, टांसिलाइटिस के सिम्टम क्या है? बुखार, सिर दर्द, रक्त मिश्रित बलगम, ठीक है, बलगम के साथ हल्का सा ब्लड आना, ठीक है, सांस में कठिनाई, ठीक है, ये सारे सिम्टम है। इसका उपचार क्या है भैया? एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, गुनगुने पानी से गरारे कराना, ठीक है, बुखार में पैरासीटामॉल देना, अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल देना, ठीक है। एज एनएम आपका इसमें कार्य क्या रहेगा? ठीक है, अगर कोई समुदाय में आपके आ गया, ठीक है, समुदाय में आ गया टांसिलाइटिस का कोई पेशेंट आ गया, टांसिलाइटिस का कोई आ गया, तो एज एनएम आप वहाँ पे आपका कार्य क्या हो जाएगा? रोगी को तरल पदार्थ और पोषण युक्त आहार देना, ठीक है, समय पर दवाइयाँ देना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए निमोनिया के बारे में। निमोनिया को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? फेफड़ों की कोशिकाओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले संक्रमण को निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ों की कोशिकाओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ही निमोनिया कहते हैं। इसके काजेस क्या है? निमोनिया के काजेस क्या है? पहला बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है आपको ध्यान में रखना है बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और वायरस वायरस जो है फंगस और परजीवी होते हैं। और यहाँ पे धूम्रपान और शराब का सेवन, ठीक है, ये सारे काजेस हैं। इसके सिम्टम कैसे पहचानेंगे? निमोनिया का सिम्टम, ठीक है, सिम्टम देखना है, ठीक है। सिम्टम में बुखार आ सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, खांसी के साथ बलगम आ सकता है, सांस में कठिनाई हो सकता है, ये सारे सिम्टम है निमोनिया का, ठीक है। उपचार में क्या करेंगे भैया? ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दवाई जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हुआ, ठीक है, और संतुलित आहार और आराम के लिए बोलेंगे। एज एनएम आपका कार्य क्या रहेगा?
ठीक है। निमोनिया का कोई रोगी पेशेंट आया है, एंजाइना वाल्व का कार्य क्या रहेगा, मरीज को पोषक आहार देना, दवाइयों को समय पर देना, मरीज और परिवार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा देना। ये हर एक बीमारी में प्रमुखता कार्य यही रहता है मुख्य रूप से, ठीक है, मरीज और परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब देखिए प्रश्न हमको बनाना है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्या है, सामान्य सर्दी जुकाम के मुख्य कारण क्या है, कंक्लूजन दिया है, या बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण फैलता है। अब आपको बताना है एक वाला सही है कि दो वाला सही है, ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, ये किसके कारण होता है, ठीक है, या बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है। ऊपर हमने थियरी में पढ़ा, अब बताइए बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है या वायरस के कारण होता है। दो सही है, ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 सही है, ठीक है। यहाँ देखिए सामान्य सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है, न कि बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड है कि टॉन्सिलाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है। कंक्लूजन आपके पास है रक्त मिश्रित बलगम, ठीक है, या फिर तेज पेट दर्द। बताइए टॉन्सिलाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ऊपर हमने थियरी में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है। बताइए कौन सा सही है। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, रक्त मिश्रित बलगम आता है या फिर तेज पेट में दर्द होता है। बताइए तो इसका राइट आंसर केवल एक सही है भैया, रक्त मिश्रित बलगम आता है। जो बलगम में रक्त आता है, ठीक है, बलगम के साथ रक्त भी आता है। टॉन्सिलाइटिस में गले से रक्त मिश्रित बलगम आ सकता है, लेकिन पेट दर्द इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दम घुटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। दम घुटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। तो आपके पास है क्या, दो कंक्लूजन है, ठीक है, बताना क्या है। पहला कृत्रिम श्वास देना या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी देना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लिया करिए, ठीक है, कौन सा सही हो रहा है, अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। केवल एक सही है, कृत्रिम श्वास देना, ठीक है। दम घुटने पर कृत्रिम श्वास देना प्राथमिक उपाय है, एंटीबायोटिक थेरेपी आवश्यक नहीं है, ठीक है। निमोनिया के उपचार में क्या दिया जाता है। कंक्लूजन आपके पास दो दे रखा है, ऑक्सीजन और पेनिसिलिन। बताइए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार आप बताइए, आशा करते हैं आपने बता दिया होगा, ठीक है, सही आंसर। अब हम बताते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है। तो भैया कंक्लूजन दोनों सही है, ठीक है, ऑक्सीजन और पेनिसिलिन, ठीक है। निमोनिया में ऑक्सीजन और पेनिसिलिन दोनों उपचारक के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अस्थमा के कारणों में क्या सम्मिलित है। आपके पास दो कंक्लूजन है, धूल और धुआं, बैक्टीरिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, केवल एक सही है। अस्थमा में धूल और धुआं होता है, ठीक है, धूल और धुआं। अस्थमा का मुख्य कारण एलर्जी धूल और धुआं है, बैक्टीरिया में इसका संबंध नहीं है, बैक्टीरिया से इसका संबंध नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मुख्य मूत्र संबंधी समस्याएं, ठीक है, यूटीआई के बारे में देखेंगे, ठीक है। मुख्य मूत्र संबंधी समस्याएं देखिए, सूजन, पहले सूजन आ जाता है, ठीक है। गुर्दे की कार्य में कमी के कारण शरीर में पानी और अवशिष्ट पदार्थों का जमा हो जाता है, जिससे सूजन होती है। काजिज, देखिए काजिज क्या है इसका भैया, गुर्दे की बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां, ठीक है, फाइलेरियासिस और किडनी में संक्रमण। उपचार क्या है भैया इसके, उपचार में क्या है, पानी युक्त आहार का सेवन कम करना, ठीक है, मूत्रवर्धक दवाएं, ठीक है। देखिए दूसरे पॉइंट में देखेंगे हम मूत्र का अवरोध। हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, मुख्य मूत्र संबंधी समस्याएं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य मूत्र संबंधी समस्याएं, जिसमें से पहला है सूजन। और ये सूजन कहाँ पे भैया, गुर्दे के कार्य में कमी के कारण शरीर में पानी और अवशिष्ट पदार्थों का जमा हो जाता है, जिससे सूजन आ जाती है, ठीक है। काजेज है इसका। अब देखिए यहाँ पे मूत्र का अवरोध, ठीक है, मूत्र का अवरोध परिभाषा क्या है इसकी, मूत्राशय में मूत्र के संचित हो जाने को मूत्र अवरोध कहते हैं, ठीक है, मूत्र अवरोध कहते हैं। काजेस क्या है, मूत्र मार्गी अवरोध होना, ठीक है, मूत्राशय की पेशियों में कमजोरी, चोट या शैल क्रिया, ठीक है, चोट या शैल क्रिया, ठीक है। इसके लक्षण क्या है भैया,
मूत्र त्याग में कठिनाई होना, पेट में दर्द और तकलीफ, कमजोरी। उपचार क्या है? कैथेटरीकरण करना, गर्म सिकाई करना। ठीक है। गुर्दे में दर्द, ठीक है, गुर्दे में दर्द परिभाषा क्या है इसकी? गुर्दे में चोट, पथरी या संक्रमण के कारण होने वाले दर्द को रीनल कोलिक कहते हैं। ठीक है। कारण क्या है भैया? गुर्दे में पथरी हुआ, गुर्दे की सूजन, गुर्दे पर चोट, ये सारे काजेज हैं जिससे गुर्दे में दर्द हो सकता है। लक्षण क्या है भैया? गुर्दे में दर्द होने के लक्षण क्या है? पेशाब में जलन और कठिनाई, पेशाब में खून आना, पेट और कमर में दर्द। ठीक है। उपचार क्या है? दर्द निवारक दवाएं दें, तरल पदार्थ अधिक मात्रा में देना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसमें भूमिका क्या रहेगी? रोगियों को मूत्र समस्याओं के कारण और लक्षणों के बारे में जागरूक करना, रोगियों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ प्रदान करना, गंभीर मामलों में डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए बोलना। ठीक है। दवाइयों को नियमित सेवन सुनिश्चित करना और रोगी और परिवार के स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा देना है। ठीक है। अब हम इसी से संबंधित एमसीक्यू बना लेते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आधार पे अभी आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो बनाना सीख लिया होगा आपने, अच्छे से बना लेंगे। ठीक है। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहेगी, इतना प्रैक्टिस हमने कर लिया ऊपर 5-6 प्रश्न का, अब तो बना लेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट है आपके पास, मूत्र में रक्त और गहरे रंग का मूत्र सूजन का लक्षण हो सकता है। मूत्र में रक्त और गहरे रंग का, ठीक है, जो मूत्र है उसका रंग, ठीक है, रंग गहरा हो सकता है, मूत्र सूजन का लक्षण हो सकता है। बताइए। कंक्लूजन आपके पास 2 है, मूत्र संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, सूजन केवल जलन का लक्षण है। बताइए 2 कंक्लूजन है, कौन सा सही है? ऑप्शन दे रखा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दे रखा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों सही है, ऑप्शन डी दे रखा है कोई भी सही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए। स्टेटमेंट है क्या भैया? मूत्र में रक्त और गहरे रंग का मूत्र सूजन का लक्षण हो सकता है। अगर मूत्र में रक्त आ रहा है या फिर मूत्र का रंग गहरा है तो क्या ये मूत्र सूजन का लक्षण है? ठीक है, लक्षण हो सकता है। कंक्लूजन दिया है क्या? मूत्र संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, सूजन केवल जलन का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। ठीक है। केवल वर्ड मैंने आपको बता रखा है भैया, जिसमें केवल लग जाएगा वो गलत ही कर देता है। ठीक है। देखिए, मूत्र संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। मूत्र में रक्त और गहरे रंग का मूत्र सूजन का लक्षण हो सकता है। ठीक है। ऊपर हमने थियरी में भी पढ़ा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब ऐसे ही बनेंगे। अब सारे भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न टाइम बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। जो बीटीएससी, ठीक है, बीटीएससी बिहार इनम की भर्ती आई थी उसमें प्रश्न ऐसे बना था, इसलिए मैं आपको ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है। कोई नई बात नहीं है कि सर कहाँ से प्रश्न कैसे बना दिए हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कोई नहीं पढ़ाता है वो सैयद कुल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल पढ़ाता है। मूत्र अवरोध के कारण, ठीक है, मूत्र अवरोध के कारण मूत्राशय में दर्द और तकलीफ हो सकती है। स्टेटमेंट दे दिया गया है, मूत्र अवरोध के कारण मूत्राशय में दर्द और तकलीफ हो सकती है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कैथेटरीकरण मूत्र अवरोध का एक उपचार है। मूत्र अवरोध केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। केवल वर्ड आया है, ध्यान देना है। ठीक है। और ऑप्शंस क्या है आपके पास? आप बताइए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। ठीक है। 2 वाला तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। स्टेटमेंट दे रखा है भैया, स्टेटमेंट दे रखा है, गुर्दे की पथरी गुर्दे की पथरी गुर्दे के दर्द का मुख्य कारण हो सकती है। कंक्लूजन है कि गुर्दे की पथरी के कारण मूत्र में खून आ सकता है, दर्द निवारक दवाएं इस स्थिति में पर्याप्त है। बताइए, केवल 1 सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो भैया गुर्दे की पथरी के कारण मूत्र में खून आ सकता है, यही तो सही है। ऊपर हमने थियरी में पढ़ा, दर्द निवारक दवाएं इस स्थिति में पर्याप्त है। केवल आप दवा दे दोगे तो पर्याप्त है, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। केवल 1 सही है। मूत्र संबंधी समस्याओं के कारण त्वचा पीलापन और उच्च रक्तचाप हो सकता है। बताइए नेक्स्ट।
स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है, बताइए क्या होगा प्रश्न। स्टेटमेंट क्या है? मूत्र संबंधी समस्याओं के कारण त्वचा पीलापन और उच्च रक्तचाप हो सकता है। कंक्लूजन 2 दे रखा है। मूत्र संबंधी समस्याएं अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। उच्च रक्तचाप गुर्दे की समस्या का एक सामान्य लक्षण है। बताइए, उच्च रक्तचाप गुर्दे की समस्या का एक सामान्य लक्षण है, या फिर मूत्र संबंधी समस्याएं अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। बताइए कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर नंबर सी। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट दे रखा है मूत्र संबंधी समस्याओं, ध्यान देना है। मूत्र संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण गुर्दे की बीमारियां हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है। कंक्लूजन 2 दिया है। मूत्र संबंधी समस्याएं उपचार योग्य हैं। ठीक है, गुर्दे की बीमारियां केवल वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्र संबंधी समस्याएं उपचार योग्य है। ठीक है, मूत्र से संबंधित जो समस्या है ये इसका उपचार किया जा सकता है। गुर्दे की बीमारियां केवल वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। ठीक है, कोई भी प्रभावित हो सकता है इस बीमारी से। देखिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विकलांगता की देखभाल। ठीक है, केयर ऑफ हैंडीकेप। हैंडीकेप, ठीक है, केयर ऑफ हैंडीकेप, इसको परिभाषित कैसे करेंगे भैया? परिचय, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, परिचय कैसे देंगे? ठीक है, जिस व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या सामाजिक भूमिकाओं को पूर्ण रूप से करने की क्षमता नहीं होती है उसे विकलांग कहा जाता है। क्या भैया? जिस व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या सामाजिक भूमिकाओं को पूर्ण रूप से करने की क्षमता नहीं होती उसे विकलांग कहा जाता है। विकलांगता व्यक्ति की सामान्य जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है और इसे समझने और समाधान देने की आवश्यकता होती है। क्लियर? देखिए विकलांगता के प्रकार। शारीरिक विकलांगता पहला हो जाएगा। शारीरिक विकलांगता उदाहरण के रूप में जैसे अंधता, ठीक है, मुक्तता, ठीक है, बहरापन, ठीक है। और देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, ये मत बोलना कि हिंदी में डिफिकल्ट है। विधेय ओठ, ठीक है, विधेय तालु, ठीक है, चलने में दिक्कत, ये सारे किसके उदाहरण हैं? शारीरिक विकलांगता के उदाहरण है। ठीक है, अब मुख्य कारण, इसके कारण क्या है? विकलांगता के मुख्य कारण क्या है? जन्मजात असमानताएं या फिर इन्फेक्शन से या फिर दुर्घटनाएं की वजह से। शारीरिक विकलांगता का मुख्य कारण क्या है भैया? ये जन्मजात हो सकती हैं, ये इन्फेक्शन से भी हो सकती हैं, ये दुर्घटना के कारण भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए मानसिक विकलांगता में, ठीक है, मेंटल हैंडीकेप, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? मंद बुद्धि का नया रूप मानसिक विकलांगता है। इसमें जो आईक्यू है, ठीक है, आईक्यू लेवल है, ये सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, आईक्यू सामान्य से कम हो जाता है। मुख्य कारण इसका क्या है? ठीक है, मेंटल विकलांगता का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि भैया ये अनुवंशिकी भी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, माइक्रोसेफली भी हो सकता है, या फिर जन्मजात, ठीक है, जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विकलांगता, इसको परिचय कैसे देंगे? गरीबी, ठीक है, व्यक्ति की गरीबी, अनपढ़ता और आर्थिक असफलता के कारण समाज में अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है। ठीक है, सामाजिक विकलांगता, आप किसको बोलेंगे कि ये सामाजिक विकलांगता, ये मतलब सामाजिक रूप से विकलांग है? कैसे बोलेंगे, इनको परिभाषित कैसे करेंगे? कि जो व्यक्ति गरीबी, अनपढ़ता और आर्थिक असफलता के कारण समाज में अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है वो भैया सामाजिक रूप से विकलांग कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही आसान शब्दों में है, आपको समझना पड़ेगा। सामाजिक विकलांगता किसे कहेंगे? इसको परिचय कैसे आप परिचय इसको देंगे? ऐसे देंगे। इसकी डिफिनेशन कैसे करेंगे? इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? कि भैया इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सामाजिक विकलांगता क्या है? जो व्यक्ति गरीबी या फिर अनपढ़ता या फिर आर्थिक असफलता के कारण समाज में अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है और सामाजिक रूप से विकलांग व्यक्ति कहलाता है। ठीक है,
अच्छा, इसका मुख्य कारक क्या है? सामाजिक विकलांगता का मुख्य कारण क्या है भैया? गरीबी, बेरोजगारी, अनादर, शिक्षा की कमी, ये सारे कारण है। ठीक है, देखिए विकलांगता व्यक्तियों की देखभाल में परिवार की भूमिका, परिवार की क्या भूमिका रहती है, फिर उसके बाद आप एजाइना में आपकी क्या भूमिका रहती है। तो परिवार की विकलांगता व्यक्तियों की देखभाल में परिवार की भूमिका क्या रहती है? पहला पॉइंट दिया है, विकलांग व्यक्ति की पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। ठीक है, उसे समान जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, समान जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें उसे। ठीक है, मोटिवेट करके रखें कि भैया लाइफ है, इसको जियो। ठीक है, हमेशा डिप्रेशन में मत जाने, मतलब डिप्रेशन में उसको नहीं जाने देना है। ठीक है, और उसकी पसंद और नापसंद चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, अवेलेबल कराएं, भैया विकलांग है और जो चीजें बोल रहा है उस पर ध्यान रखें। ठीक है, ये परिवार की भूमिका होती है। ठीक है, सामाजिक विकलांगता, ये फिर वही रिपीटेड है क्या यार? इधर रिपीटेड है वही, देखिए यहाँ पे शिक्षा के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए परिवार की भूमिका में क्या है भैया? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा के लिए विशेष स्कूल में प्रवेश दिलाएं। ठीक है, विकलांगों को अधिक परिश्रम ना करवाएं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है? ये सारे परिवार की भूमिका है। अभी एजाइना में आपकी क्या भूमिका रहती है वो भी आप देखने वाले हो। परिवार के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। हमेशा विकलांग व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास करें। ठीक है, विकलांगता की रोकथाम के उपाय। अब देखिए विकलांगता कैसे रोका जा सकता है। तो गर्भधारण की उम्र, ठीक है, अगर पहला गर्भधारण 20 से 30 वर्ष की आयु में होना चाहिए। ठीक है, 20 से 30 वर्ष की आयु में होना चाहिए। रिश्तेदारों से विवाह ना करें। क्या बात है? रिश्तेदारों से विवाह ना करें, ये भी होता है क्या भाई? ये तो नई बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जांच, कम से कम 3 बार गर्भवती महिलाओं की जांच करवाएं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3 बार। ठीक है, इससे भी, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जांच करवाने से भी विकलांगता रोका जा सकता है। ठीक है, टीकाकरण भैया बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टीकाकरण और पोषण, गर्भावस्था में उचित पोषण और टीकाकरण सुनिश्चित करें, ये सारे सुनिश्चित करने से भी विकलांगता रोका जा सकता है। अनुवंशिकी रोगों पर ध्यान दें। ठीक है, जेनेटिक रोगों पर ध्यान देने। देखिए आयुष पद्धतियां के बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि अगला हमारा जो चैप्टर आएगा है, चैप्टर जो टॉपिक आएगा आयुष से संबंधित ही सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, सारी बातें आयुष से, ठीक, आयुष से ही संबंधित रहेंगी। आयुष, एलोपैथ, ये सारी बातें हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आयुष, आयुष का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी और यस से सिद्ध और यस से होम्योपैथी को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में एकीकृत किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है आयुष का? मुख्य उद्देश्य आयुष का क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, प्राकृतिक और सुनिश्चित उपायों का उपयोग, समुदाय को आयुष पद्धतियों से जागरूक कराना। ठीक है, अभी तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहती है विकलांगता में? स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है विकलांगता में? तो भैया एज एन आप क्या विकलांग व्यक्ति के प्रति आपका क्या कार्य रहता है? ठीक है, क्या कार्य भूमिका आपकी यहाँ पे क्या भूमिका रहेगी? तो विकलांग व्यक्ति और परिवार को सुझाव देना। ठीक है, सुझाव देना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या? विकलांग की योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, विकलांग की योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि आप इस काम के लिए योग्य हो, ये चीज कर सकते हो। ठीक है, को मोटिवेट करना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में परिवार को विकलांगता से संबंधित जिम्मेदारियों को समझाना। ठीक है, तीसरे पॉइंट में परिवार को विकलांगता से संबंधित जिम्मेदारियों को समझाना। और चौथे पॉइंट में है समुदाय में जागरूकता अभियान चलाना। और पांचवें पॉइंट में है विकलांग व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान करना। ध्यान देना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहती है? विकलांग व्यक्ति के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। ठीक है, 5 पॉइंट है, पांचों आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, ऊपर हमने जो थियरी पढ़ा, ठीक है, अब हम इसी से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न है कि शारीरिक स्टेटमेंट दे रखा है, शारीरिक विकलांगता जन्मजात असमानताओं,
ठीक है, और दुर्घटनाओं के कारण हो सकती है। कंक्लूजन दिया है दुर्घटनाएं विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कंक्लूजन है कि जन्मजात असमानताएं केवल शारीरिक विकलांगता का कारण बनती हैं। बताइए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर भैया केवल ए सही है। ठीक है, विकलांगता, ठीक है, दुर्घटनाएं का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। और जन्मजात असमानताएं केवल केवल वर्ड आ गया इसीलिए आप काटो। ठीक है, जन्मजात असमानताएं केवल शारीरिक विकलांगता का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर सेकंड बनाना है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है भैया? प्रश्न नंबर सेकंड है कि मानसिक विकलांगता का मुख्य कारण आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारक है। देखिए कंक्लूजन दो रखा है, डाउन सिंड्रोम मानसिक विकलांगता का एक आनुवंशिकी कारण है। और कंक्लूजन नंबर सेकंड है कि मानसिक विकलांगता केवल प्रसव पूर्व समस्याओं के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा भैया केवल। देखिए केवल आ गया तो आपको सेकंड वाला काट देना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है, केवल प्रसव पूर्व समस्याओं के कारण, ऐसा नहीं है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ऊपर हमने थियरी में पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम मानसिक विकलांगता का एक आनुवंशिकी कारण है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए प्रश्न नंबर थर्ड देखेंगे, स्टेटमेंट दे रखा है भैया, स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर कंक्लूजन निकालना है। स्टेटमेंट क्या है? सामाजिक विकलांगता शिक्षा और आर्थिक असफलताओं के कारण हो सकती है। ठीक है, और कंक्लूजन दो है। एक पहला कंक्लूजन क्या बोलता है कि बेरोजगारी सामाजिक विकलांगता का एक कारण है। ठीक है, जी हाँ, ऊपर हमने थियरी में पढ़ा, ये तो सही है। गरीबी गरीबी का सामाजिक विकलांगता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अरे भैया गरीबी भी एक सामाजिक विकलांगता में का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अगर गरीबी गरीबी है, बेरोजगारी है, और भी चीजें हमने देखा है, तो हमने थियरी में पढ़ा है। यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। प्रश्न नंबर 4 आपको देखना है, परिवार को विकलांग व्यक्ति की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन बोला जा रहा है कि परिवार को, ठीक है, परिवार को विकलांग व्यक्ति की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। और कंक्लूजन है विकलांग व्यक्ति की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी है। जी हाँ, ठीक है, परिवार की जिम्मेदारी है। विकलांग व्यक्ति को हमेशा खुश रखना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, दोनों पॉइंट सही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है, यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 बनाना है, गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, क्या गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और टीकाकरण से विकलांगता को रोका जा सकता है? देखिए कंक्लूजन दो है। एक पहला कंक्लूजन बोला जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं का पोषण अनिवार्य है। हाँ भैया, बिल्कुल ये जरूरी होता है। टीकाकरण विकलांगता का मुख्य उपचार है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कैसे हो गया भैया? देखिए हम फिर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और टीकाकरण से विकलांगता को रोका जा सकता है। गर्भवती महिला का पोषण अनिवार्य है। टीकाकरण विकलांगता का मुख्य उपचार है। अरे भैया टीकाकरण नहीं, उसके साथ और चीजें हैं। ठीक है, टीकाकरण विकलांगता का मुख्य उपचार नहीं होता है। ठीक है, केवल एक सही, गर्भवती महिला का पोषण अनिवार्य होता है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने सेट करके रखा है। ठीक है, आप जब थियरी पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चाहे जैसे भी प्रश्न आए। उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसे ही प्रश्न आगे कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि सर नहीं प्रश्न अच्छे हैं और ऐसे ही करवाइए, ताकि हमारी मानसिक रुचि बढ़ सके, आपकी मानसिक रुचि बढ़ सके। और थियरी पढ़ने के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल अब आपको ये सारे प्रश्न जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं हम अब थियरी पढ़ेंगे। जो एमसीक्यू का चला हुआ है ना, हर एक जगह एमसीक्यू टॉप 25 एमसीक्यू ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा यूट्यूब पे। कई लोग क्या करते हैं, थंबनेल ऐसे लगाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे थंबनेल लगाएंगे। टॉप 25 एमसीक्यू, टॉप 25 एमसीक्यू, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, जैसे कि वही प्रश्न सेट करने वाले हैं। अरे भैया पढ़ाना हो तो यार थियरी पढ़ाओ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाओ। ठीक है, और कोई लोग क्या करेंगे,
1 घंटे की वीडियो देंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैराथन पूरे 38 टॉपिक से अ, ऐसे प्रश्न आएँगे, ठीक है? ऐसे करके देंगे। अरे यार पढ़ाओ तो ढंग से पढ़ाओ, क्या छात्रों की अपने व्यूज़ के लिए छात्रों का समय बर्बाद करते हो, ठीक है? मेहनत नहीं ना करने के लिए, देखिए मेहनत नहीं, उनको कोर्स बेचना है, उनको हर एक चीज़ करना है, मेहनत करने के लिए मत बोलिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, देखिए जो आज के प्रश्न आपको हैं, आप फीडबैक ज़रूर देना है। प्रश्न ऐसे ही करवाएँ या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दें। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रश्न ऐसे सेटअप हो सकते हैं। क्योंकि भैया, क्योंकि क्या रहता है, मैंने कई पेपर में अभी 2024 में जो रिसेंटली में पेपर हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो रहा है, चाहे ऑफलाइन हो रहा है। अब जो प्रश्न है ऐसे ही बना रहा है। ऐसे प्रश्न देखिए क्या होता था, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, ठीक है? पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा पूछा जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे हर एक भर्तियों में ये चीज़ें ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है? ऐसे प्रश्न बनाया जा रहा है। और कहीं, और आपकी भी भर्ती की बात कर रहे हैं यार, बीटीएससी एएनएम में ऐसे मुझे कई प्रश्न दिखे थे, ठीक है? बीटीएससी एएनएम, बिहार के एएनएम की भर्ती परीक्षा में मुझे ऐसे कई प्रश्न दिखे थे। तभी मैंने सोचा कि शायद हो सकता है आपके पेपर में, हालाँकि पूरा तो नहीं बनेगा, ठीक है? पूरा प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? आएगा तो केवल 4, 6, 10 प्रश्न ही आएँगे, ठीक है? लेकिन वो 4, 6, 10 प्रश्न क्यों छूटेंगे? उसको भी हम नहीं छूटने देंगे, उसको भी नहीं छूटने देंगे, उसको भी बनाएँगे, ठीक है? इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत आगे भी प्रश्न करवाएँगे, लेकिन ऐसे प्रश्न बीच-बीच में आपका चुका है तो भैया हम प्रश्न बना लेते हैं, ठीक है? जो थंबनेल में मैं लिख लिख के रहता हूँ, लिखे रहता हूँ ना, हर एक वीडियो में मेरे थंबनेल पे लिखा रहता है कि 3 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के, ठीक है? तो मैं क्यों लिख के रहता हूँ, लिख के रखता हूँ, क्यों लिखा रहता हूँ? तो वो चीज़ का प्रूफ अभी आपको जो मैं बोलता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न देखिए, जो भी आपने कंप्लीट किया, ठीक है? 18 और 19 टॉपिक आपने कंप्लीट किया है, ठीक है? इसका पार्ट 1 आपने देखा है, पार्ट 1 में ही मैंने ये पहले प्रश्न के बारे में बता दिया था। पहला प्रश्न क्या है, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो भैया खुद रोगी है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था, अगर रोगी सचेतन अवस्था में है, रोगी आपसे संवाद करने की स्थिति में है, तो रोगी जितना बढ़िया बता पाएगा या फिर बता पाएगी अपनी समस्या, तो भैया उससे उससे बेटर है ही नहीं कोई चीज़, ठीक है? ये आपका प्राथमिक स्रोत है, ठीक है? खुद रोगी होता है। अगर हाँ, संवाद करने की स्थिति में नहीं है, तब भैया रोगी के रिश्तेदार, रोगी की मम्मी, रोगी के पापा, रोगी के भाई, रोगी के कोई भी हो, कोई भी बता सकता है, ठीक है? लेकिन रोगी संवाद करने की स्थिति में है, तो भैया प्राथमिक स्रोत यही हो जाएगा, खुद रोगी बताएगा, अपनी समस्याएँ अच्छे से समझा पाएगा, ठीक है? अच्छे से आपको बता पाएगा। तो एक प्रश्न ये हो गया, ठीक है? ध्यान रखना है। प्रश्न 1 हो गया, आप काउंट करते जाना, मैं 5 नंबर बोला हूँ तो 5 नंबर दिखाऊँगा कि 5 नंबर आया है इस टॉपिक से, ठीक है? ये सारे कुछ थियरी में से जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है? या फिर जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया है, उन्हीं सब चीज़ों से है, ठीक है? बाहर नहीं है, आपके सिलेबस से ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ठीक है? देखिए प्रश्न नंबर 81 देखिए, ठीक है? प्रश्न नंबर 81 देखना है, ठीक है? प्रश्न नंबर 81 देखिए, ये भी काउंट करते जाना, एक प्रश्न तो हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 81, ये भी मैंने थियरी जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है? दोनों वीडियो आप देखना, ठीक है? दोनों वीडियो देखना, ये भी बताया हूँ, ठीक है? कि अधिक रक्तचाप है तो उसको क्या बोलेंगे, कम रक्तचाप है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर और हाइपो के बारे में मैंने समझाया है। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया है हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है। हाइपो मतलब कम, मतलब ऑक्सीजन, ग्लाइसेमिया मतलब हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक सीमिया मतलब ऑक्सीजन, हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन की कमी, ठीक है? अब देखिए कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन निम्न स्तर, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सारा चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है? 2 हो गए प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये 82 काउंट करना, ये 82 वाला प्रश्न इसको मिलाकर 3 हो जाएगा।
इसमें क्या पूछा है, शारीरिक परीक्षण के दौरान, ठीक है, फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी आपके जो मैंने अभी पढ़ाया थर्ड ये हो गया, ठीक है। और देखिए, और ये थर्ड, देखिए यहाँ पे ये थर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड के बाद ये थर्ड ही हो गया। मैं 5 प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है, 5 प्रश्न दिखाऊंगा पूरा, इसको मिलाकर इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। अब देखिए नीचे देखिए 83 वाला, इसको मिलाकर ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न है इस टॉपिक से जो पूछा है। ये यूपी ट्रिपल एस सी 92-12 का पेपर है, ध्यान देना है। यूपी ट्रिपल एस सी 92-12 का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, कोई ऐसे फर्जी वर्जी चीज़ नहीं है। देखिए, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेंगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है, कैसे पहचानेंगी, बताइए, कैसे पहचानेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर देखिए भैया, इसका राइट परकशन के माध्यम से होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है भैया, अवलोकन द्वारा, ठीक है, अवलोकन, ठीक है, अवलोकन। ऑक्सीटिलेशन नहीं, ये तो फेफड़े से हो गया। कानों से ध्वनि सुनने में, कानों से ध्वनि तो अगर स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो कान परकशन है कहीं पे, ये आघात। अच्छा, इंग्लिश वाला देखें, देखिए ये इंग्लिश में ही देखिए यहाँ पे डी वाला परकशन है। देखिए परकशन क्या है, ये ऐसी विधि है कि थोड़ा मतलब क्या रहता है, थपथपाने से, जैसे पेट पे जब भी आपसे पूछा जाएगा, आप कभी कभी बोलते हो ना अपना पेट थपथपाते हो, अभी थपथपाइए, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अपना पेट थपथपाइए, और क्या आप बोलते हो कि पेट में गैस है कि नहीं गैस है, या फिर पेशेंट का, मरीज या रोगी का ही पेट थपथपा रहे हो तो उससे क्या पता चलता है कि पेट में गैस है कि नहीं, थपथपाने से भी पता चलता है गैस है कि नहीं है, या फिर कोई तरल पदार्थ है या नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, डी वाला प्रश्न। बाकी आयोग ने क्या आंसर दिया है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो यही लगता है, ठीक है, प्रश्न, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न हो गए भैया। और ये देखिए 5वां प्रश्न, देखिए 5वां प्रश्न, 5 प्रश्न बोला था ना, ये 84 नंबर, इसको मिलाकर 5 प्रश्न हो गए। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं भैया, थ्रेडी कहते हैं। मैंने आपको जब वहाँ पे कैरोटीन ये सही धमनियाँ बता रहा था, तो वहाँ पे सारा ये बताया हूँ, ठीक है। इसका देखिए 5 नंबर हो गए कि नहीं हो गए, 5 नंबर हो गए भैया, इस टॉपिक से 5 नंबर। तो मैं जो लिख के रखता हूँ ना कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आएंगे, इस टॉपिक से इतने नहीं आने वाले हैं, इस टॉपिक को इतना समय देना है, तो भैया ये आप 5,000 का कोर्स जिससे भी पढ़ रहे होंगे, 4,000 का कोर्स लिए होंगे, 3,000 का कोर्स लिए होंगे, वो भी नहीं बताते होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको गाइडेंस ऐसा गाइड कर दिया जाता है कि भैया आपकी ये बहुत वो लाभकारी होता है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक के अनुसार आपको पता चल जा रहा है कि इससे 5 नंबर आएगा, अब आप उसको खंगाल के पढ़ेंगे, ठीक है, उसको डीप में पढ़ेंगे, उसको हाई लेवल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लेवल का भी पता चल जा रहा है कि लेवल इतना ही आएगा, ठीक है, लेवल इतना ही मेंटेन रहेगा, तो अब आप उसी के अनुसार तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, सही गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं बताता हूँ, और जब मैं बताता हूँ तो सब कोई, हर कोई बताने लगता है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ थंबनेल में 5 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, हर एक टॉपिक का नाम लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ कि इस टॉपिक से 3 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, तो इसीलिए लिखता हूँ, आता है प्रश्न बनता है इसलिए लिखता हूँ। और वो सिलेबस वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये चीज़ मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब जो मैं लिखता हूँ अब यही हर कोई लिखने लगा है, अब हर कोई बताने लगा है कि इस टॉपिक से इतने नंबर पक्के। क्यों, पहले क्यों नहीं बताते हैं, मेरे बताने के बाद क्यों बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सही चीज़ बताता हूँ तभी तो बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब मेहनत को यार थोड़ा आप अपने तरफ से सपोर्ट कर दिया करिए, ठीक है। आप अपने जो आपके ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उनको भी बता सकते हैं कि क्लास यहाँ से करें, बेस्ट क्लास है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए संख्या ज़्यादा रहती है तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि चलिए हम पढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन होगा, नाम हमारा होगा, ठीक है, इस वजह से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी मेरा कोई स्वार्थ हो या फिर व्यूज या फिर पैसा, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं रहता है, ठीक है। मुझे रहता तो मैं भी अट्रैक्टिव थंबनेल लगाता, बढ़िया डिजिटल बोर्ड खरीद लेता, ठीक है, और 2-3 टीम रख लेता। मुझे भी ये चीज़ें नहीं करना है, मैं खुद अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों
ये तो आप मैंने आपसे जो वादा किया है उस वादे को देखते हुए ये क्लास मैंने 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 तो भैया आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया था। आपके एग्ज़ाम नहीं आ रहे थे, आपकी भर्ती नहीं आ रहे थे, आपके जॉइनिंग नहीं हो रहे थे, उसी को लेकर आया था। लेकिन अब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, ठीक है? वो मैटर रखता है, ठीक है? तो आप जैसा कहेंगे वैसा आपके अनुसार चलेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।